एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो ऑक्शन अब स्टार्ट होने वाला होता है और वहाँ ऑक्शनियर सबसे कहता है, वेलकम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो अब हम अपना ये 74th ऑक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो लिस्ट में जो सबसे पहला आइटम है वो, और तभी हमें सीईओ और हिल्टन दिखाए जाते हैं जो कि वहाँ उस ऑक्शन को अटेंड करने के लिए बैठे होते हैं। और सीईओ मन में कहता है, ये ऑक्शन हॉल तो आधे से ज़्यादा खाली है। अभी मैं हिल्टन को लाए हुए यहाँ पर सिर्फ 3 मिनट ही हुआ है और ये ऑक्शन हॉल आधे से ज़्यादा खाली हो गया। ये सब लोग यहाँ से ज़रूर उस मिस फॉर्चून की वजह से गए होंगे जो इन पर हिल्टन की वजह से आ पड़ा। लेकिन सीईओ कौन अभी भी यहीं है। भले ही इसकी चाइना वाली फैक्ट्री में आग लगी हुई है, लेकिन ये बंदा यहाँ से हिल के मानेगा नहीं। इसका मतलब तो यही है कि इस ऑक्शन हाउस में ज़रूर ऐसा कुछ है जो इसे ज़रूर चाहिए और ये उसी की वजह से अभी तक यहाँ रुका हुआ है। और तभी हिल्टन सीईओ से कहती है, अरे वाह, देखो वो तो एक रशियन वाइन है जो इम्पीरियल फैमिली ओन करती है और ये 100 सालों पुरानी है। क्या तुम इसे बाय नहीं करने वाले? और सीईओ कहता है, मैं जिस आइटम के लिए यहाँ आया हूँ वो अगले हाफ में ऑक्शन में आएगी, तो उससे पहले मुझे नहीं लगता मैं कुछ खरीदूँगा। और हिल्टन को अब समझ आता है कि वो किसी अलग चीज़ के लिए यहाँ आया है। और सीईओ हिल्टन को देखकर मन में कहता है, द किंग ऑफ बैंक्रप्सी इरेने हिल्टन। मैंने जितना सुना था और जो मुझे याद है ये उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है और ऐसा भी नहीं लगता कि ये मेरे सामने कोई एक्ट कर रही है। और सबसे अजीब बात तो ये है, और हमें दिखाया जाता है कि हिल्टन और सीईओ के बीच में उनकी क्या क्या बात हुई थी वो। और हिल्टन सीईओ से कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझ पर बिलीव नहीं करोगे, लेकिन प्लीज़ मेरी बात सुनो, क्योंकि जो कोई भी मेरे आसपास आता है उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। और सीईओ बताता है कि उसे अभी पता नहीं है कि ये सब रैलिक की वजह से हो रहा है। और सीईओ मन में कहता है, शायद ये पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे कई इंस्टेंसेस हो रखे हैं जहाँ रैलिक्स ने खुद को ह्यूमन से अटैच तो कर लिया था, लेकिन ह्यूमंस को इस बात की तनिक भर भी जानकारी नहीं थी कि उनके साथ एक रैलिक अटैच हो चुका है। तो इसका मतलब तो यही है कि ओरिजिनल किंग ऑफ बैंक्रप्सी ये काइंड हार्टेड गर्ल, लेकिन इसके साथ जो रैलिक अटैच है इसकी वजह से इसके आसपास आने वाला हर बंदा मिसफॉर्चून का शिकार हो जाता है और इसकी पर्सनैलिटी ऐसी बन गई है कि इसकी ही करामात है ये सब। इसके बाद हिल्टन सीईओ से कहती है, मैं तुमसे थैंक यू कहना चाहती थी। और सीईओ कहता है, लेकिन किस लिए? और हिल्टन कहती है, बस इसी बात के लिए कि तुमने मुझे सुना, जो भी मैंने तुमसे उस समय कहा, और तुमने इस बात पर यकीन भी किया। मुझे बहुत अच्छा लगा किसी ने मेरी बात को सुना और मैं इस बारे में खुल के बात कर पाई। और सीईओ कहता है, नहीं नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और तभी सीईओ की विंडो पॉपअप होती है और उस पर लिखा आता है कि यूज़र का मूड काफ़ी अलग हो चुका है और उसके रैलिक की स्ट्रेंथ अब बढ़ती जा रही है और वो काफ़ी अलग लेवल पर बढ़ रही है। और हमें दिखाया जाता है कि हिल्टन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा होता है। और हिल्टन कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है, ये कोई बिग डील नहीं थी, इसने सही में मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश किया। और उसके वो मिस फॉर्चून की ताकत अब और भी ज़्यादा बढ़ने लग रही होती है, क्योंकि अब हिल्टन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसकी वजह से सीईओ के सारे रैलिक्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है। उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा कम होने लगती है और उनके बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा होता है। और सीईओ की स्किल विंडो भी यही बता रही होती है और उसके रैलिक्स चिल्ला रहे होते हैं, मास्टर मैं टूटने वाला हूँ, प्लीज़ कुछ करो, मास्टर हमें बचाइए, मास्टर। और सीईओ मन में कहता है, रैलिक्स की पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हुई क्योंकि यूज़र हैप्पी था, इसका क्या मतलब था? और आखिर ये किस तरह का साइकोटिक रैलिक है? और हिल्टन सीईओ से कहती है, आखिर ये अभी क्या हुआ था? और सीईओ कहता है, मेरी टॉलरेंस स्किल भी रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन अगर ये ऐसे ही होता रहा तो मेरे सारे के सारे रैलिक डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और सीईओ हिल्टन से कहता है, प्लीज़ तुम अपनी होप्स अभी इतनी ज़्यादा मत बढ़ाओ,
क्योंकि अगर हम इसमें कामयाब नहीं हुए तो मुझे काफ़ी बुरा लगेगा कि हम अपने बीच में एक एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर पाए और हम अपनी डील की टर्म्स को भी निभा नहीं पाए। और हिल्टन कहती है, हाँ तुमने सही कहा, हमने अभी इस बारे में बात भी नहीं करनी चालू करी और इनकी बातों से तो लग रहा है कि इनके बीच कोई एग्रीमेंट हुआ है। और सीईओ फिर हिल्टन से कहता है, और वैसे ये बताओ, अगर तुम्हारा लक बेटर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आसपास के लोगों के साथ कुछ भी मिसफॉर्चून नहीं करोगी, क्यों, है ना? और हिल्टन कहती है, हाँ ये सही है, लेकिन सच बोलूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा आगे चल के, और इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। और ये अब उसका मूड थोड़ा सा सही होने लग रहा होता है और स्किल विंडो भी बताती है कि यूज़र का मूड थोड़ा चेंज हुआ है, जिसकी वजह से रैलिक्स अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ पर वापस आ गए हैं। तो अब उसके रैलिक्स बच गए हैं। तभी ऑक्शनियर कहता है, लगता है यहाँ पर थोड़ा सा भूकंप सा आया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। और यानी कि उस पावर को सिर्फ रैलिक्स फील नहीं कर रहे थे, बल्कि असल दुनिया में भी कुछ हुआ था। और तब ऑक्शनियर कहता है, तो करंट बिड है $770,000 की, या और कोई बिड करना चाहेगा? और तभी धीरे धीरे करके वो बिड बढ़ने लगती है, 1 मिलियन। और एक बंदा चिल्लाता है, हे तुम्हें क्या लग रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो? और वो 1 मिलियन वाला बंदा कहता है, और तुम्हें नहीं पसंद तो तुम इससे ऊपर की बिड लगाओ और मुझसे वो आइटम खरीद लो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो आइटम तो मेरा ही है। और वो आपस में लड़ने लगते हैं। और सीईओ उन्हें देखकर मन में कहता है, ये अभी अपने सही हालत में नहीं है, क्योंकि ये अभी रैलिक के इन्फ्लुएंस में आए हुए हैं। लेकिन अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेता हूँ तो मैं इस ऑक्शन के अटेंडीज़ को और भी ज़्यादा कम कर सकता हूँ। और वो हिल्टन से कहता है, तुम चिंता मत करो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि तुम ठीक हो और ये चीज़ काम कर जाए। तो चलो अब हम अपनी इस डील की टर्म्स के बारे में थोड़ी बात करें। तुमने कहा था कि तुम किसी सीक्रेट को जानना चाहती हो अपने लक को इम्प्रूव करने के लिए, तो है ना? और मैं तुम्हें बता सकता हूँ ये कैसे होगा। और ये सुनकर हिल्टन खुश हो जाती है और कहती है, क्या सही में? और सीईओ मन में कहता है, मैंने हिल्टन को जानबूझकर फॉल्स होप दी, मैंने ऐसा दिखाया कि मैं उसकी परेशानी को आराम से ठीक कर सकता हूँ। और अब हिल्टन जब खुश हुई है तो उसकी रैलिक की पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा कि पिछले बार से भी ये बहुत ज़्यादा है। और इसकी वजह से ये हुआ कि बाकी सारे अटेंडीज़ अपना अपने होशो हलात खो बैठे और उन्होंने हर चीज़ पर बिड लगानी चालू कर दी जो भी उनके सामने आई। और उन्होंने अपना सारा पैसा बेकार की चीज़ों में, ओवर प्राइस्ड आइटम्स में ख़त्म कर दिया। लेकिन ये मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि अब बाकी सब अपना सारा पैसा इस फर्स्ट हाफ में ही ऑक्शन के ख़त्म कर चुके हैं। तो मैं अब आराम से वो रैली एक्वायर कर लूँगा जो मैं पहले से चाहता था। लेकिन अभी भी मेरे और उस रैली के बीच एक बड़ी दीवार है, जो कि सीईओ कौन है, क्योंकि अभी वो अपने सही हालात में है और इसकी सोचने की ताकत बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई रैली के इन्फ्लुएंस में आकर। ज़रूर इसका रीज़न इसका डोमिनेशन ट्रेड होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। सही में ये बंदा तो, लेकिन मेरी रैलिक्स की नॉलेज इससे ज़्यादा अच्छी है, तो मैं बेकार की रैलिक को सीईओ कौन को ख़रीदने दूंगा, क्योंकि उससे पहले मैं उनके प्राइजेस बढ़ा दूंगा ताकि सीईओ कौन के पैसे और ज़्यादा कम हो जाएं। इसके बाद वो अपने डायरी में देखने लगता है कि उसको कौन कौन से रैलिक्स चाहिए थे, कौन कौन से अभी बिक चुके हैं। और वो उन्हें देखकर कहता है, लेकिन गॉड टियर रैलिक तो, जो कि प्रोफेसी में बताया गया था, अभी तक शो नहीं हुआ और ये ऑक्शन तो ख़त्म होने वाला है, पता नहीं अब क्या होगा। हिल्टन इसके बाद सीईओ से कहती है, तो क्या तुम ये डील करना भी चाहते हो या नहीं, क्योंकि देखने से तो ये लग रहा है कि तुम बस इसे ऐसे ही खींच रहे हो। और सीईओ फिर कहता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे हर एक चीज़ को ध्यान से देखना होगा। चलो पहले यहाँ से किसी शांत जगह जाएं और हम अपनी इस डील को और आगे बढ़ाएं। और तभी वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है, तो सभी लोग ध्यान दीजिए, अब हम अपना एक सरप्राइज़ इवेंट स्टार्ट करने वाले हैं आज की रात का, और अपने फाइनल आइटम को रिवील करने वाले हैं। ये एक मिस्टीरियस आइटम है जिसने
हाल ही में काफ़ी ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करी थी और उस चीज़ को लेकर सीईओ क्वान और सीईओ की नज़र चमकने लगती है और आइटम का नाम होता है एम्परर क्विंशी हुआंग्स ट्री ऑफ इटर्नल लाइफ। और वो रैलिक बोल रहा होता है, ह्यूमंस ध्यान रखना, मेरी अच्छे से खातिरदारी होनी चाहिए और मुझे ये बेकार की फेक लाइट देना बंद करो और बाहर सन में रखो मुझे। और सीईओ देखते ही पहचान जाता है कि वो एक गॉड टियर रैलिक है और ऊपर से वो एक हीलिंग टाइप रैलिक है। और सबसे पहली बिट सीईओ लगाने जाता है और साथ में ही सीईओ कौन भी उसकी बिट लगाता है और सीईओ कहता है, मुझे ये लेना ही होगा, नहीं कुछ भी हो जाए। लेकिन सीईओ कौन भी ये जानता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो प्लांट रैलिक के लिए बिट्स चालू हो गई होती है और सभी लोग जोरों शोरों से उसकी बिट लगा रहे होते हैं। $46 मिलियन, $47 मिलियन, $48 मिलियन, $50 मिलियन। और तभी ऑक्शनियर कहता है, अरे वाह वाह, हमारे पास $50 मिलियन का बिड आई है, क्या कोई और इससे ऊपर की बिड लगाना चाहेगा? और तभी सीईओ कौन उठता है और कहता है, $100 मिलियन। और उसकी बिड अभी तक की सबसे हाईएस्ट बिड होती है और सभी लोग इतना अमाउंट सुनकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा था। और सीईओ उसके चेहरे को देखकर पता लग रहा होता है कि उसे पहले से यकीन था सीईओ कौन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। और वो मन में कहता है, $100 मिलियन तो मेरे बजट के बाहर है और सच बोलूँ तो मैंने कभी एक्सपेक्ट किया भी नहीं था कि मैं इस चीज़ को एक्वायर कर भी पाऊँगा इस तरह से। और तभी ऑक्शनियर कहता है, तो करंट बिड है इस आइटम की $100 मिलियन, क्या कोई इससे ज़्यादा की बोली लगाना चाहेगा? और तभी हिल्टन अपना हाथ खड़ा करती है और कहती है, $150 मिलियन। और ये सब यूके प्लान का पार्ट होता है कि जब वो अपनी बोली लगाना बंद करेगा तब हिल्टन उसे कंटिन्यू करेगी और वो उसकी सब्स्टिट्यूट बनेगी। और इतना अमाउंट सुनकर वो सभी अटेंडीज और ऑक्शनियर भी हैरान हो जाता है और ऑक्शनियर हैरानी से कहता है, 150 मिलियन। और सीईओ कौन और उसका मैनेजर भी इतना अमाउंट सुन के दंग रह जाते हैं। तभी सीईओ वॉन चिल्लाता हुआ कहता है, 160 मिलियन। और बाकी बंदे कहते हैं, लगता है अब इन दोनों के बीच में बढ़िया मैच चालू होने वाला है। और 160 मिलियन तो मानो हिल्टन के लिए कुछ नहीं था। वो काफ़ी खुशी खुशी कहती है, $200 मिलियन। और सीईओ कौन का पारा हाई हो रहा होता है और वो कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो, ये बिडिंग के बीच में अचानक से आकर ऐसी बड़ी बड़ी बिडिंग कर रही हो? और उसका मैनेजर हिल्टन को देखकर कहता है, प्रेसिडेंट शायद आपको इस रैली को छोड़ देना चाहिए। और सीईओ कौन उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़कता है। तभी वो मैनेजर कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो इरेने हिल्टन है। हिल्टन वेल्दी हिल्टन फैमिली की यंगेस्ट डॉटर और उनकी वेल्थ अनइमेजिनेबल है, हम उसका कुछ मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन सीईओ कौन अभी भी हार नहीं मानता और वो अगली पीढ़ बोलता है, $220 मिलियन। और कहता है, मैं पीछे नहीं हट सकता। और सीईओ ये सब देख रहा होता है लेकिन हिल्टन भी नहीं रुकती और वो $300 मिलियन की बिड लगाती है। और सभी लोग अभी भी देख रहे होते हैं कि वो लोग कितना सारा अमाउंट की बिड लगाए जा रहे हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि सीईओ कौन ने काफ़ी कोशिश करी उस रैलिक को अपना बनाने की, लेकिन आखिर में वो ट्री ऑफ इटर्नल लाइफ हिल्टन के पास गया $500 मिलियन की बिड के साथ। इसके बारे में दिखाया जाता है कि हिल्टन और सीईओ अपनी उस शानदार जीत के बाद एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सीईओ कहता है, $500 मिलियन, क्या तुम्हें नहीं लगता ये काफ़ी एक्सपेंसिव है? और हिल्टन कहती है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था। और सीईओ कहता है, हाँ शायद तुम सही कह रही हो, तुम्हारे लिए तो ये कुछ भी नहीं। और हिल्टन कहती है, तो आखिर क्या तुम अब मेरी प्रॉब्लम का हल मुझे देने वाले हो और इसमें मेरी मदद करोगे? क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे तुम अपना लक मेरे साथ शेयर कर सको, या फिर तुम्हारे पास कुछ ऐसा आइटम हो जो मेरा लक बढ़िया तरह से रेस कर सके? और सीईओ फिर कहता है, नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है।
और इसके बाद हिल्टन कहती है, यानी तुम मुझे पागल बना रहे थे और धोखा दे रहे थे। और सीओ फिर कहता है, नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम ऐसे कुछ तुम्हें देने से सॉल्व नहीं हो सकती, बल्कि इसे सही करने के लिए तो हमें तुमसे कुछ निकालना होगा। तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। और हिल्टन कंफ्यूज होकर कहती है, कुछ मुझसे लेना होगा। और सीओ कहता है, तुम्हें वो आइटम मुझे देना होगा जो कि तुम्हारे पोजेशन में है। और उसके बाद सीओ मन में कहता है, हाँ, यही एक तरीका है जिससे कि इसकी प्रॉब्लम सही हो सकती है। अगर ये मुझे अपना वो बैंकरप्सी रैलिक दे दे, और ये मेरे लिए काफ़ी बढ़िया बात होगी, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि वो रैलिक अब मेरा हो जाएगा। और सीओ फिर हिल्टन से कहता है, देखो, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास कुछ तो ऐसी चीज़ है आसपास जो तुम्हारा पीछा करती रहती है, और तुम अगर वो चीज़ मुझे हैंड ओवर कर देती हो तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। और इसके बाद हिल्टन सोचती है कि आखिर वो क्या चीज़ हो सकती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता और वो कहती है, ऐसी कोई चीज़ जो मेरा पीछा कर रही है? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या है। और सीओ फिर कहता है, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ध्यान से सोचो, ज़रूर वो तुम्हारे पास ही होगी, वो आइटम तुम्हारे पास होगा ही, वरना ऐसा तो नहीं हो सकता। और हिल्टन सीओ से कहती है, मैंने काफ़ी ट्राई किया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसके बाद सीओ कहता है, तो टैटूज़ का क्या? क्या कोई टैटू अचानक से तुम्हारी बॉडी पर अपीयर होना शुरू हुआ? और अब हिल्टन को कुछ याद आता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि रेलिक्स मेनली दो कैटेगरीज के होते हैं, कंज्यूमेबल और बाउंड आर्टिफैक्ट। और जिन यूज़र्स की बॉडी पे वो टैटू अपीयर होना शुरू होते हैं, उनके पास बाउंड रेलिक्स होते हैं, जैसा कि सासाकी की बॉडी पे भी हुआ था। और वो मार्क ये प्रूव करते हैं कि उसका यूज़र और वो रैलिक एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हैं, और कोई भी उन कंज्यूमेबल रैलिक को यूज़ कर सकता है, लेकिन उनकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी लिमिटेड होती है। लेकिन वहीं बात करें बाउंड रैलिक की, तो उनकी कोई भी यूजेज लिमिट नहीं होती, और वो सिर्फ अपने मास्टर द्वारा ही यूज़ किए जा सकते हैं। और पास्ट में जितने भी पावरफुल रैलिक्स लोगों को मिले थे, वो सारे बाउंड टाइप रैलिक ही थे। और इसके बाद हिल्टन कहती है, मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। और वो अपनी बॉडी की फ़ोटो दिखाती है, और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी पे काफ़ी अजीब तरह का टैटू अपीयर हो रखा होता है। और सीओ वो देखकर कहता है, ये तो। और हिल्टन कहती है, क्या हुआ, क्या कुछ गलत है? और सीओ मन में कहता है, इरेने का रैलिक तो एक पैरासाइट टाइप रैलिक है, और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है और फोर्सफुली अपने यूज़र की बॉडी में रहता है। और मुझे लग भी रहा था कि इसका रैलिक एक गॉड टियर रैलिक है, तो ये इतना ताकतवर तो होगा ही, कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ ही लेगा अपने यूज़र से अटैच रहने का। लेकिन आखिर इसका रैलिक किस काइंड का रैलिक है? लेकिन इससे एक बात तो साफ़ होती है कि मैं इस रैलिक को एक्सट्रैक्ट तो नहीं कर पाऊँगा इसकी बॉडी से। और इसके बाद सीओ हिल्टन से कहता है, मुझे लगा था कि ये काफ़ी सिंपल होगा, लेकिन ये मेरी गलती थी। ये लो, ये है मेरा नंबर, और आगे चल के हम पर जब भी थोड़ा टाइम होगा तो हम इसका सॉल्यूशन साथ में ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सीओ वहाँ से जाने लगता है और मन में कहता है, मैं अगर इसकी बॉडी से ये रेलिक फोर्सफुली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो यही मेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं इसे अपना दोस्त बना लूँ। और अपने कनेक्शंस बढ़ाना बुरा आइडिया नहीं है, ये आगे चलकर मुझे काफ़ी फ़ायदेमंद पड़ सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीईओ अपने रैलिक्स लेने गया होता है, और वो बंदा वहाँ कहता है, आलमंड सैम्पलिंग की पेमेंट रिसीव हो गई है, और बाकी के आइटम्स की पेमेंट रिसीव होने के बाद आप उन्हें ले जा सकते हैं। इसके बाद सीईओ युंगू को फ़ोन मिलाता है और उस बंदे से कहता है, ठीक है, मैं अपने लोगों को इधर पैसों के साथ भेजता हूँ। लेकिन युंगू उसका फ़ोन ही नहीं उठा रहा होता, और सीईओ कहता है, आखिर ये मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, कुछ तो गड़बड़ है। और सीईओ को याद आता है कि उसने उन लोगों से पैसों को संभाल के रखने के लिए कहा था, और अब उसे थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि कहीं शिंगू और उसके दोस्तों की नीयत तो नहीं खराब हो गई। और इसके बाद सीईओ उस बंदे से कहता है,
एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मुझे एक फ़ेवर कर सकते हो? ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा और इसके लिए मैं तुम्हें काफ़ी सारा पैसा भी दूंगा। इसके बारे में सिंगू और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि सीओ का पैसा लेकर भाग रहे होते हैं। और तभी उसका दोस्त कहता है, हम काफ़ी दूर आ गए हैं बॉस, अब हमें एक ब्रेक लेना चाहिए। और सिंगू कहता है, सही में मुझे भी लगता है कि अब हमें थोड़ी सांस लेने की ज़रूरत है। तुम लोगों के पास सारे बैग हैं क्यों, है ना? और उसका साथी कहता है, हाँ बॉस, अब हम रिच हैं। और सिंगू कहता है, अब हमारी लाइफ बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। और तभी कुछ चीज़ आकर सिंगू के साइड पर लगती है, बिल्कुल करीब से। और सिंगू काफ़ी हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सीओ वहाँ आ गया होता है, जो कि काफ़ी गुस्से में होता है। और वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरा पैसा लेकर भागोगे? और सीओ को वहाँ देखकर सिंगू और उसकी गैंग काफ़ी डर जाती है। और सीओ कहता है, तो तुम ये सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा? मैंने तुम्हें इस गोल्डन एप्स की बदौलत ढूंढा। और अब ये ट्राई मत करना, तुम मुझे कोई एक्सक्यूज़ देकर बहला फुसला लोगे, वरना तुम अपनी मौत को दावत दे रहे होगे। और तभी सीओ अपनी जेब में से एक अलग टाइप का रैलिक निकालता है जो स्टोन जैसा दिख रहा होता है। और सिंगू से देखकर कहता है, ये क्या है, कोई प्यूमिक स्टोन? और सीओ कहता है, खुद देखो और जान जाओ। और तभी उसमें से एक पीछे बड़ा स्टोन आता है, सीओ के बिल्कुल पीछे। और सीओ कहता है, द कोड ऑफ हामूराबी, एक ऐसा लॉ किंग हामूराबी ने क्रिएट किया था बेबीलोनियन टाइम्स में। और सिंगू और उसके दोस्त उसे देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं, आखिर ये क्या है? और सीओ फिर बताता है कि उनमें से एक लॉ था, एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ। और इससे उस रैली के यूज़र पर उसका एनिमी जिस तरह का भी अटैक करता है, वो अटैक डायरेक्टली उसी एनिमी पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये उस रैलिक का काउंटर अटैक टाइप होता है। और सीओ बताता है कि ये बिल्कुल नया रैलिक है जो मैंने आज ऑक्शन में ख़रीदा है। और अब सीओ उस रैलिक को यूज़ करता है और कहता है, अब तुम इसका कमाल देखोगे, तुमने मुझे धोखा दिया तो अब धोखा ही लो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सीओ दिखाया जाता है जो कि अपने उस नए स्टोन रैलिक का यूज़ कर रहा होता है सिंगू और उसके दोस्तों को मज़ा चखाने के लिए। और वो कहता है, एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ, तो इस धोखे का जवाब भी धोखे से ही मिलेगा। और सिंगू और उसके दोस्तों के हाथों के आसपास कुछ लाइट सी आने लगती है और वो उनके आसपास ही घूम रही होती है। और सिंगू कहता है, ये क्या है? और सीओ मन में कहता है, मुझे पक्का नहीं पता था ये काम करेगा भी या नहीं, लेकिन लगता है ये तो सही काम कर रहा है। और जैसा कि पुरानी कहावत है, बदले का बदला बदले से ही लिया जाएगा। एन आई फॉर एन आई, ये हम्मुराबी का कोड, इसकी ओरिजिनल एबिलिटी ये है कि ये एनिमी के अटैक को उसी पर रिफ्लेक्ट कर देता है। और ये कोड एक लॉ है और देखना ये होगा कि क्या ये ओपोनेंट के फ्यूचर एक्शंस को भी लिमिटेड कर देता है या नहीं, क्योंकि असल में लॉ इसीलिए बनते हैं। और तभी वो लाइट उनके हाथों के आसपास से गायब हो जाती है और उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हुआ उनके साथ अभी। और सीओ कहता है, चिंता मत करो, मैं बस इस नए चीज़ को टेस्ट कर रहा था, इसकी असली पावर को। जब तक तुम लोग मुझे फिर से धोखा नहीं देते तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन इसके बाद अगर तुमने ऐसा कुछ करने की सोची भी तो मुझे भी नहीं पता कि तुम लोगों की बॉडीज़ का क्या होगा। ये बात का यकीन मानो, ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। और उसकी ऐसी डरावनी बातें सुनकर सिंगू हैरानी से कहता है, तुमने क्या कहा अभी? और सीओ कहता है, तुम इसे कुछ ऐसा समझ सकते हो कि हम दोनों अब एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए हैं जिसमें तुम्हें मुझे अब सर्व करना होगा। और सिंगू गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और उसका साथी उससे कहता है, लेकिन बॉस, मुझे लगता है कि शायद ये सही कह रहा है। और सिंगू का दूसरा साथी कहता है, ये स्टोन पिलर अचानक से गायब हो गया। और सिंगू ये उसे कहता है, क्या तुम किसी तरह के साइकिक हो? और सीओ उससे कहता है, तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, लेकिन मैं एक बात पूरी तरह से क्लियर करना चाहूँगा, ये दुनिया बिल्कुल बदलने वाली है।
और आगे चल के ये और भी ज़्यादा मुसीबतों से भरने वाली है। तो क्या तुम लोगों को सही में लगता है कि तुम लोग इसमें सेफ रहोगे? तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है आगे चलकर सेफ रहने का, और वो रास्ता है मुझे सर्व करते रहो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम सही सलामत रहोगे, चाहे कोई भी दिक्कत आए। और देखें तो ये कुछ बुरा आइडिया भी नहीं है। अगर तुम लोग मुझे सर्व करते हो तो ये अच्छी डील ही होगी तुम लोगों के लिए। और अगर तुम लोग अपनी जॉब अच्छे से करते हो तो मैं तुम्हें आगे चलकर रिवॉर्ड भी दे सकता हूँ। और आज तुम जितना पैसा लेकर भाग रहे थे, हो सकता है कि आगे चलकर तुम इससे भी ज़्यादा अर्न कर पाओ। मैं तुम्हें बहुत सारा अमीर कर दूँगा, तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं होगी। और वो उन्हें ललचा रहा होता है और सिंह से कहता है, ठीक है, हम समझ गए, लेकिन तुम क्या चाहते हो, हमें क्या करना होगा? और सीओ उससे कहता है, सही समय आने पे मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ सीओ ने सुंगू और उसके दोस्तों को वहाँ अपने घर पे बुलाया हुआ होता है। और सुंगू कहता है, तुमने हमें कहा था 9 बजे आने के लिए, हम आ गए, लेकिन ये सब क्या है? और सीओ उससे कहता है, ये सब से तुम्हारा क्या मतलब है? ये तुम्हारा जॉब का एक पार्ट ही है। तुम वो आलमंड सैपलिंग देख रहे हो ना, तुम्हारी जॉब ये होगी कि तुम इसको सही से देख रेख करो। तुम्हारी जॉब ये होगी कि तुम इसकी सही से देख रेख करो और इसे बढ़ाओ। और वो रैलिक कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से ट्रीट करने की? ह्यूमन, तुम पछताओगे। और वो झटपटा रहा होता है और उसे देखकर सियुंगू काफ़ी हैरान होता है और कहता है, ये इतना हिलडुल क्यों रहा है? सीओ फिर उससे कहता है, ये तुम्हें काटेगा नहीं, तो जाओ उसे उस पॉट में प्लांट कर दो और इसकी देख रेख करो। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। और हाँ, एक और बात का ढंग से ख्याल रखना, उसकी वर्थ $500 मिलियन है, उसको कुछ होना नहीं चाहिए। और इतना अमाउंट सुनकर सियुंगू हैरान रह जाता है और वो उसको पॉट में प्लांट करने जाता है। और सियुंगू को उसे छूकर उस प्लांट को अच्छा लग रहा होता है और वो कहता है, बढ़िया बढ़िया, तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। और सिंगू उसे देखकर मन में कहता है, इन लोगों के पास शायद हाई एफिनिटी ट्रेट है, क्योंकि कल रात जब मैंने इस प्लांट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करी थी तो ये सच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रहा था और मैं सो भी नहीं पाया था। ट्री ऑफ इटर्नल लाइफ ह्यूमंस से हेट करता है, खासकर उनसे जिनके पास हाई डोमिनेशन ट्रेट होता है, और ये उन्हीं के साथ खुश रहता है जिनका हाई एफिनिटी ट्रेट रहता है। तो शायद लगता तो यही है कि इन लोगों के पास हाई एफिनिटी ट्रेट है, तो यानी ये लोग इस एटर्नल लाइफ ट्री के लिए अच्छी नैनीज के रूप में काम आएंगे। मैं इन लोगों से ये काम करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं करना, लेकिन शायद इसी बात में ये सही साबित हो गए। तभी उसको एक कॉल आता है और वो सीईओ कौन की तरफ से ही होता है। और सीईओ कौन कहता है, क्या तुम सीईओ बात कर रहे हो? मैं टीकेबीएम का सीईओ तेजुन कौन हूँ। और सीईओ से कहता है, अच्छा मिस्टर कौन, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? और सीईओ मन में कहता है, ये मुझे डायरेक्टली कॉल कर रहा है, इसका मतलब यही है कि इसने मुझ पर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है। और कौन कहता है, मैं सीधा मुद्दे की बात करूँगा, मुझे पता लगा कि तुम ही वो बंदे थे जिसने उस आलमंड सैपलिंग को लिया जो कि इरेने हिल्टन ने जीता था। और ह्यूमन में कहता है, इसने तो ये काफ़ी जल्दी पता लगा लिया। और कौन कहता है, मुझे तुमसे उससे रिलेटेड ही बात करनी है। तभी सीओ कौन से कहता है, देखो, अगर ये बात उस सैपलिंग से रिलेटेड है तो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, तो मुझे ये फ़ोन काटना होगा। और वो ये कहकर उसका फ़ोन काट देता है। और इससे कौन और भी ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है, ये कितना एरोगेंट है। और उसका मैनेजर कहता है, प्रेसिडेंट कौन, आखिर क्या हुआ, क्या उसके बात बिल्कुल ठीक नहीं गई? और कौन कहता है, उसने मेरी बात सुनी तक नहीं, आखिर वो इतना एरोगेंट कैसे हो सकता है, उसने फ़ोन काट दिया। और वो मैनेजर कहता है,
आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको ऐसे ट्रीट करने की। आप TKBM के CEO हैं, ज़रूर उसे नहीं पता कि आप कौन हैं। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है वरना। और कौन फिर मैनेजर से कहता है भले ही उसमें बिल्कुल भी कॉमन सेंस ना हो, लेकिन फिर भी उस पर वो सैपलिंग रैलिक है और मैं बता सकता हूँ कि वो सैपलिंग रैलिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उतना ही स्ट्रॉन्ग जितना मेरे पास रखा हुआ रैलिक है। मुझे पता था मुझे वो बिडिंग कंटिन्यू करनी चाहिए थी कल और उसे जीत लेना चाहिए था। अगर तुमने बीच में दखलंदाजी नहीं करी होती तो मैं वो जीत चुका होता। और वो मैनेजर कहता है सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो मन में कहता है आखिर ये मेरी कैसी हुई गलती, मैं तो बस वही कर रहा था जो सही था। लेकिन अब मुझे इस मैटर को अपने हाथों में ही लेना होगा और शायद ये अच्छा चांस भी है। मैं CEO कौन से थोड़ी और ज़्यादा रिस्पेक्ट गेन कर सकता हूँ और उनकी नज़रों में और अच्छा बन सकता हूँ। और वो कौन से कहता है ठीक है सर, अब मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं उस सैपलिंग को आपके लिए लेकर वापस आऊँगा और इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं वो करूँगा। वैसे भी वो खाली एक ऑर्डिनरी बंदा है तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। बस मुझे ये परमिशन दीजिए कि मैं कंपनी के रेलिक्स को इस्तेमाल कर पाऊँ। और इसके बाद हमें CEO का घर दिखाया जाता है जहाँ सिंगू को पता लग गया होता है कि वो फ़ोन CEO कौन का था। और वो CEO से कहता है क्या वो CEO तेजुन कौन था? क्या सही में तुमने उसका फ़ोन काटा? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है वो कौन है? क्या तुम न्यूज़ नहीं देखते? वो हमारी कंट्री का मोस्ट पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। और तभी CEO वो गोल्डन एक्स निकाल के उसे डराता है और कहता है तुम अपने बॉस से ऐसे बात करोगे इतने डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में? क्या तुम्हें मेरे इस एक्स का स्वाद फिर से चखना है? और सिंगू डर जाता है और कहता है नहीं नहीं, मुझे माफ़ करना। और CEO उससे कहता है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ तो इस सैपलिंग का मेरे लिए ध्यान रखना और इसका स्टेटस मुझे बताते रहना। और तुमने अगर कुछ भी गड़बड़ी करने की कोशिश करी तो तुम्हें पता है ना कि हम अभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड हैं, तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा। इसके बाद CEO वहाँ से चला जाता है और मन में कहता है CEO कौन कुछ भी कर सकता है इस रैलिक को अपने हाथों में लेने के लिए और उसे जल्दी ही पता लग जाएगा कि मैं कहाँ रहता हूँ और वो मुझे फंसाने का ट्राई भी करेगा। मुझे कैसे ना कैसे करके इस ट्री ऑफ लाइफ को सेफ रखना होगा और उस मुझे कौन के हथकंडों से बच के रहना पड़ेगा। और वो CEO सिल्वर एक्स को निकाल कर कहता है ये एक्स इस तरह से बिहेव कर रही है तो मुझे पता लग गया कि उसने ज़रूर कुछ बंदों को मेरे पीछे छोड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं इधर उधर मूव किया ताकि उन लोगों को लगे कि मैं कहीं जा रहा हूँ, ताकि उन लोगों को मुझ पर शक हो। और कुछ समय बाद मुझे पता लग गया कि वो कौन कौन है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी नज़र उस फ़ोन के मैनेजर पर पड़ती है, तो यानी वही उसका पीछा कर रहा था, शिंगवू यून। और वो अकेला ही फ़ोन के पीछे है। वो किसी को फ़ोन मिला रहा होता है और CEO मन में कहता है लगता तो यही है ये लोग अभी भी मुझे सीरियस नहीं ले रहे, या फिर। और तभी वो शिवू के पास उस रैलिक के ऑरा को सेंस करता है और कहता है अरे ओ अच्छा, इसके पास एक रैलिक है, भले ही इसका ऑरा फेंट है लेकिन फिर भी मैं इसे सेंस कर पा रहा हूँ। और यही बात है तो। और तभी हमें शिवू दिखाया जाता है, वो फ़ोन पर कह रहा होता है आखिर तुम मुझे कहाँ कहाँ घुमा रहे हो, ये क्या तुम्हें पक्का है? क्या तुम्हें यकीन है कि वो यहीं होगा? आखिर मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम ये सब ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हें कुछ भी पे नहीं करने वाला। और वो उस बार या जो भी वो होता है उसके अंदर एंटर करता है और उसे दिखता है कि CEO भी वहीं बैठा हुआ होता है। और वो CEO के पास जाता है और उससे कहता है तो क्या तुम ही हो CEO? लेकिन CEO उसे इग्नोर कर देता है और CEO मन में कहता है इसे नहीं पता कि ये मेरी ट्रैप में फंस चुका है। और शिवू गुस्से में होता है क्योंकि उसे इग्नोर किया जा रहा होता है और वो कहता है मन में इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझे सुन लिया फिर भी। और वो फिर से कहता है
एक्सक्यूज़ मी सीईओ। लेकिन सीईओ उसको फिर से रिप्लाई नहीं देता और इस बार वो उसके टेबल पे स्लैम करता हुआ कहता है, ए क्या तुम बहरे हो? अगर कोई तुमसे बात कर रहा है तो तुम्हें उसे सुनना चाहिए और उसकी तरफ देखना चाहिए। और तभी सीईओ उठता है और शिवू को गिरा देता है और उससे कहता है, आखिर तुमने अपने मैनर्स कहाँ से सीखे? क्या तुम्हें नहीं पता कि लोगों पर तुम्हें ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए जब तुम मुझसे पहली बार मिल रहे होते हो? और तुमसे और तुम्हें मुझसे कुछ बात ही करनी है तो तुम्हें पोलाइट रहना चाहिए। और शिवू को अब गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम थे जिसने मुझे इग्नोर किया पहले। और सीईओ अब उसके उस रैली के ऑरा को और भी ज़्यादा अच्छे से सेंस कर पा रहा होता है और वो मन में कहता है, क्या मुझे इससे ये ले लेना चाहिए? एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सीईओ को ये अंदाज़ा था कि जैसे ही कुओन को ये पता लगेगा कि सीईओ के पास वो रैलिक का पोजेशन है तो वो किसी ना किसी को उसके पीछे ज़रूर भेजेगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुओन ने एक बंदे को भेजा जो कि युंग सीवू था और सीईओ उसको जानता था क्योंकि उसकी पिछली लाइफ की वजह से। और वो अकेला था और सीईओ बताता है कि वो एक काफ़ी अच्छा रैलिक यूज़र है जिसके पास कुछ अच्छे रैलिक्स हैं, लेकिन ये इनफ नहीं होने वाला था। और अब हमें यून और सीईओ दिखाए जाते हैं जहाँ यून खड़े होकर सीईओ से चिल्लाता हुआ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की? और सीईओ मन में कहता है, लगता है मुझे इसके सारे रैलिक्स अब ले लेने चाहिए। और वो यून से कहता है, शायद तुम्हें अपने मैनर्स पर कुछ ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई बिजनेस है? अगर ऐसी बात है तो मैं सुनूंगा तुम्हें जो भी कहना है, तो चलो बोलो। और यून कहता है, ठीक है, मैं इसे इस बार जाने देता हूँ, मेरे प्रेसिडेंट की वजह से। तुम्हें याद ही होगा हम कल रात को मिडास में मिले थे, ये उसी बारे में है। और सीईओ कहता है, क्या हम सही में मिले थे? मुझे तो याद नहीं है। और इस बात को सुनकर यून और भड़क जाता है और कहता है, ये हरकतें करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ। और सीईओ कहता है, अरे हाँ, अब जब तुमने बताया तो मुझे याद आया, मैंने तुम्हें वहाँ देखा था। तुम तो वही बंदे हो जो उस बूढ़े बंदे के आसपास घूम रहे थे, उसके चमचे बनकर। और ये सुनकर यून बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और चिल्लाता है, तुमने क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? और तभी सीईओ की स्किल विंडो पॉपअप होती है और लिखा आता है उस पर कि ओपोनेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और इसी की वजह से उसके रैलिक्स पर कंट्रोल भी कम हो रहा है। और सीईओ मन में कहता है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, ये इस बंदे की वीकनेस है। यून सीवू हमेशा से ऐसा ही था, वो आसानी से बातों में आ जाता है और अपना आपा खो बैठता है, भले ही वो बाहर से कितना भी एक्ट क्यों ना कर ले। लेकिन असल में उसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो एक काफ़ी बड़े कॉरपोरेट फर्म का वारिस था, लेकिन उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसे डिसोन करके वहाँ से भगा दिया गया। और सीईओ कौन की वजह से वो इतनी सक्सेसफुल लाइफ जीने में कामयाब हो सका उसके बाद। और तब से वो क्वान के आगे पीछे घूमता रहता है और उसकी सारी बातें मानता रहता है। और जब मैं टीकेपीएम में काम करता था तो उस बंदे ने एक मौका नहीं छोड़ा था मुझसे लड़ाई करने का। वो मेरा मजाक उड़ाता रहता था और अगर तुम उसके बारे में थोड़ा कुछ भी कहोगे तो वो काफ़ी आसानी से तुम्हारे बहकावे में आ जाएगा और अपना टेम्पर लूज कर बैठेगा। और हमें दिखाया जाता है कि पहले वो कितना ज़्यादा लड़ाकू था और यून सीईओ से काफ़ी ज़्यादा लड़ता रहता था। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से वो हायर रैंकिंग रैलिक्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाता था, क्योंकि रैलिक्स पर कंट्रोल उसके यूज़र की कंडीशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और सीईओ मन में कहता है, मुझे इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना होगा। और वो यून से कहता है, अच्छा हाँ, सीईओ क्वान ने भी मुझे कुछ देर पहले कांटेक्ट किया था, लेकिन मुझे वो प्लांट नहीं देना, मुझे उस प्लांट की ज़रूरत है। और यून कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? और सीईओ कहता है, अगर तुम प्यार से मुझसे ये मांगोगे तो मैं तुम्हें दे भी सकता हूँ, क्योंकि वो प्लांट मुझे गिफ्ट में मिला है, तो मैं इसे देने के बारे में सोच भी सकता हूँ। और ये सब सुनकर
यून और भी ज़्यादा भड़क रहा होता है कि वो उससे विनती करके मांगे, लेकिन यून अपना सर झुकाता है और कहता है, तुम्हारे कोऑपरेट करने के लिए थैंक्स। क्या तुम प्लीज़ मुझे वो प्लांट दे सकते हो? ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइटम है। और वो लेकिन अभी भी गुस्से में होता है और मन में कहता है, तुम थोड़ी देर रुको, जैसे ही मुझे वो प्लांट मिलता है मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और सीओ फिर ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है, तुमने सही पे मुझ पर बिलीव कर दिया। सही में यार, काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसा एक बंदा होता जो ऐसे हरकतें कर करके मुझे हंसाता। और तभी उनको गुस्सा आता है और वो अपना एक आइटम निकालता है, कोई रैलिक सा, और कहता है, तुम बस रुको, मुझे पता था कि मुझे स्टार्टिंग से ही कर देना चाहिए था। और वो उस चीज़ को के ऊपर फेंकने आ रहा होता है और कहता है, अब मैं तुम्हें अपना स्लेव बना दूंगा और ख़त्म कर दूंगा तुम्हें। और सीईओ कहता है, तो क्या तुम सही में उसे इस्तेमाल करने वाले हो? अच्छा यही होगा कि तुम ऐसा ना करो। लेकिन वो अटैक काम नहीं करता और यून कहता है, आखिर ये काम क्यों नहीं करा? तभी सीईओ आगे बढ़कर यून पर अटैक करता है और उसके सर को नीचे ज़मीन पर मार देता है और कहता है, क्या मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था पहले ही? ये काम नहीं करने का, क्योंकि तुम्हारे रैलिक पर कंट्रोल कम हो गया है। तुम्हें इतना भी नहीं पता था। और उसकी स्किल विंडो में भी लिखा आता है कि यून का उसके रैलिक पर कंट्रोल बिल्कुल रैंक ए से रैंक डी गिर गया है। और यून कहता है, क्या तुम्हें रैलिक के बारे में कैसे पता? और सीओ कहता है, मुझे क्यों नहीं पता होगा, अब मैं ये लेने वाला हूँ। और वो यून से उसका रैलिक भी ले लेता है और कहता है, तो तुम एक पोजेशन टाइप रैलिक हो, तो अब से मैं तुम्हारा नया मास्टर हूँ। और वो रैलिक कहता है, तुम कौन हो ह्यूमन? तुम्हारी स्ट्रेंथ का कंट्रोल इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है, तो मैं तुम्हारे अंडर रहूँगा। और वो उस लिक्विड जैसी चीज़ को यून पर गिरा देता है और यून चिल्ला रहा होता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और सीयू बताता है कि उस रैली का नाम वुडू प्रीस्ट ज़ॉम्बी पाउडर है और वो एक रैंक के पोजेशन टाइप रैलिक है जिसकी काफ़ी बढ़िया एबिलिटी है। इससे बंदा कॉन्शियसनेस खो देता है और एकदम माइंडलेस ज़ॉम्बी बन जाता है। और सीओ कहता है, अपने ही रैलिक से ऐसी हालत करवा के तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। और फिर सीईओ वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें कौन दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन में होता है और वो काफ़ी गुस्सा होता है। और तभी हमें उसके गुस्से का रीज़न दिखाया जाता है जो कि यिनवू था और वो अजीबोगरीब तरीके से सलाखों के अंदर एक्ट कर रहा था। पुलिस वाले उससे कहते हैं, ए तुम्हारा ही बंदा है। और क्वॉन वहाँ से मुंह फिरता हुआ वापस जाने लगता है और वो पुलिस वाला फिर से कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, ये तुम्हारा ही बंदा है? और क्वॉन के बाकी चेले चपंटर कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, ये हमारे डिपार्टमेंट लीडर यून है। और हमें उस पूरे इंसिडेंट के बारे में पता लगता है जब सीओ ने उस पर उसका ही रैलिक यूज़ किया था, तो वो बंदा नंगा पंगा सा इधर उधर घूमे जा रहा था और लोगों को परेशान करे जा रहा था। और तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया था और जेल के अंदर डाल दिया था। और क्वॉन ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और उसे पता लग जाता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि सीईओ का ही काम था। और तभी उसका बंदा उससे कहता है, सर अब हमें क्या करना चाहिए? लगता नहीं कि ये लोग इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले हैं। और डिपार्टमेंट लीडर यून अभी भी अपने होशो आवाज़ में नहीं है, हमें क्या करना चाहिए? और कौन कहता है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हमें इन लोगों के हिसाब से ही काम करना होगा। ना कि ना तो ये मैटर सिर्फ अब यहाँ तक सीमित रहा है, ये अमेरिका के साथ साथ कोरिया में भी फैल गया है और मेरा नाम भी इसमें अब घसीटा जा रहा है। अब इसमें मेरी रेपुटेशन भी दांव पर लग गई है। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम को ऐसे शर्मिंदा करने की? जाओ उसका वो रैली ढूंढ के लाओ। लेकिन तभी वो बंदे कहते हैं, सर जब पुलिस को ये मिले थे तब इनके पास कुछ भी नहीं था। और दूसरा बंदा कहता है, लगता है कि किसी ने इनसे इनका रैलिक वगैरह सब चुरा लिया है। और वॉनी सुन के हैरान होता है। तभी वो बंदा फिर से कहता है, हम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे और ध्यान रखेंगे कि जहाँ जहाँ यून गया है वहाँ वहाँ हम देखें कि कहीं उसका रैलिक या उसका कोई भी सामान तो नहीं। और कुआन फिर कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है,
ये तो काफ़ी ऑब्वियस है, ये सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है। और तभी वो बंदे कहते हैं, आपका कहने का मतलब है कि इनकी ये हालत किसी और ने करी है? दूसरा बंदा कहता है, लेकिन डिपार्टमेंट लीडर यून तो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रैलिक यूज़र हैं, आखिर इनके साथ ही ऐसा कौन कर सकता है? और कौन कहता है, ये ज़रूर उस सीईओ का काम होगा। ये भी पॉसिबल है कि उसके पीछे एक काफ़ी बड़ा ग्रुप मिला हो जो उसे बैकिंग प्रोवाइड कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अकेला ही इतना ज़्यादा कैपेबल है ये सब करने के। और वो उन बंदों से कहता है, मेरी लॉयर ली जिन्हा को उसके पीछे भेजो, वो उसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। और इसके बाद हमें सीईओ दिखाया जाता है जो कि सिंगू के साथ होता है। और सिंगू कहता है, ए आखिर अब ये सब क्या है? और सीईओ कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे अब से ह्यूंग निम बुलाओ। सीईओ कहता है, ध्यान रखो, उनको गिरने मत देना, अब से यही मेरी फंडिंग प्रोवाइड करवाएंगे। और सिंगू उसे देखकर, उस रैलिक को देखकर कहता है, देखने से तो ये इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं लगता। और सीईओ मन में कहता है, अब अब मैं ये रैलिक ऑब्टेन कर पाया उस बंदे से, अब मुझे बस कोरिया सेफली वापस जाना होगा। और अब मेरे पास काफ़ी सारे रैलिक्स भी कलेक्ट हो गए हैं। और उसके पास अब सच में काफ़ी सारे रैलिक्स आ गए थे। काफ़ी सारे रैलिक्स उसने खुद ऑब्टेन किए थे और काफ़ी सारे उस ऑक्शन से मिले थे। और अब वो मन में कहता है, ये मेरी रैलिक एक्सकवेशन के लिए काफ़ी इनफ होंगे। और तभी वहाँ वो लॉयर आ जाती है और कहती है, तो क्या तुम ही सीईओ हो? मैं TKBM के एक्सक्लूसिव लॉयर हूँ, ली जीना। और सीईओ से देखकर मन में कहता है, तो ये देखो, ये यहाँ आ गई, ये सीईओ कौन की सेकंड हैंडमैन है, आखिर ये यहाँ क्या करने आई है? एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सीईओ ली के साथ बैठा हुआ कुछ बात कर रहा होता है। और ली सीईओ से कहती है, देखो, हमें पता है कि तुमने कुछ ऐसा चुराया है जो कि शिवू से बिलोंग करता है, वो शिवू का है, तो शायद तुम्हें वो लौटा देना चाहिए। और तुम्हें मेरे सामने इतना ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे प्रेसिडेंट ने तो तुम्हारी स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करा है, और वो क्योंकि तुम शिवू को हराने में कामयाब रहे। और मैं तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट देने आई हूँ जो कि TKBM एक्सकेवेशन टीम से है, तो तुम हमें अब ज्वाइन कर सकते हो। और सीईओ कहता है, मैं सोच ही रहा था कि आखिर तुम यहाँ किसके लिए आई होगी, लेकिन तुम तो यहाँ मुझे अपना नौकर बनाने आई हो। ये कॉन्ट्रैक्ट दे के तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ जाऊँ और तुम्हारी सारी बातें माना करूँ। और ली कहती है, तुम्हारे वर्ड्स तो काफ़ी ज़्यादा हार्श हैं। देखो, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रेयरली ही मिलती हैं। हम तुम्हें एडवांस में $100 मिलियन भी देंगे और तुम्हें इसके अलावा ईयरली सैलरी भी पे करा करेंगे। और ये कोई बुरा घाटा नहीं है, और हम तुम्हारी डेली लाइफ में भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तुम सिर्फ TKBM कंपनी से एसोसिएटेड ही रहोगे। और सीईओ तभी उसे रोकता हुआ कहता है, और क्या हो अगर मैं इसे रिफ्यूज़ कर दूं तो? क्योंकि तुम जानते ही हो ये प्रपोज़ल काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है, और वो बंदा मुझे अपना नौकर बना के रखना चाहता है। और तभी ली कहती है, देखो सीईओ, मैंने ये ज़िंदगी तुमसे ज़्यादा जी हुई है, और मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जब भी कभी कॉन्वर्सेशन हो रही हो तो तुम्हें अपने वर्ड्स काफ़ी अच्छे से रखने चाहिए, और उनका चुनाव भी सोच समझ कर करना चाहिए। और तुम इस सोसाइटी में इतने भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहे हो, तो मैं ये जानती हूँ। क्या तुम्हें पता है तब क्या होगा जब CEO क्वान तुम्हारे ऊपर चार्जेस लगा देंगे चोरी के? तुम्हें क्या लगता है तब तुम्हारा क्या होगा? जियांग गैलरी जैसी एक छोटी मामूली दुकान रातों रात बंद हो सकती है, और तुम्हारे एक ग्रुप के मेंबर्स अचानक से किसी बुरी बीमारी का शिकार होकर मर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इससे तुम भी बच पाओगे। और तभी सीईओ मुस्कुराकर कहता है, तो आखिर तुमने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। मैं जानता था तुम यही करने वाली हो, तो तुम अब मुझे थ्रेट्स दे रही हो। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर मैं तुम लोगों के लिए काम नहीं करता तो तुम लोग मुझे मार डालोगे। देखो लॉयर, मैं भी तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगा। जब तुम किसी से फाइट पिक कर रहे होते हो तो तुम्हें देखना चाहिए कि कहीं तुम्हारा ओपोनेंट
तुमसे ज़्यादा ताकतवर तो नहीं, क्योंकि इकलौता बंदा जो कि अचानक से गायब होगा वो तुम हो, ना कि मैं। और तभी वो यून का वो रैलिक निकालता है और उसे देखकर ली काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है, ये तो ज़ोंबी पाउडर रैलिक है। मैंने तुम्हें कहा था, प्लीज़ यहाँ इतने लोगों के सामने तुम ये रैलिक यूज़ नहीं कर सकते। तुम नहीं चाहते होगे ना कि इतने सभी लोगों को इन रैलिक्स के बारे में पता चले, इनकी एक्सिस्टेंस के बारे में, क्यों है ना। और सीओ कहता है, नहीं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या सही में इसी वजह से तुम इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी अभी तक कि तुम्हें लग रहा था कि मैं इसको छुपाए रखूँगा। और सीओ उसे ओपन कर रहा होता है और ली की आंखों में डर साफ दिख रहा होता है। तभी हमें सिंगू और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं, जो कि वो चीखने की आवाज़ सुनते हैं और उधर की तरफ देखकर कहते हैं, ये तो उसी कैफ़े से आ रही है जहाँ पर सीओ था। और इसके बाद वो भी वहाँ जाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीओ ने ली के ऊपर वो रैलिक पाउडर छिड़क दिया है और ली उसे हटाने की कोशिश कर रही होती है। और वो कहती है, क्या तुम पागल हो? आखिर तुम इतने ओपन में ये रैलिक कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? और सीओ कहता है, क्योंकि मुझे इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि इस दुनिया को इन रैलिक्स की सच्चाई के बारे में पता चल जाए। मैं तुम लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग हूँ। और उनको कुछ बंदे रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं। और सीओ उनसे कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? थोड़ा अच्छे से वीडियो बनाओ। देखो, यहाँ पे एक ऐसा चमकीला चमकीला पाउडर इधर उधर घूम रहा है, ये काफ़ी गजब है ना। और अपनी ये वीडियो बनाने के बाद ध्यान से इसे हर जगह अपलोड भी कर देना, ये वीडियो सब तक पहुँचनी चाहिए। और उसकी ये हरकतें ली को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती और वो कहती है, क्या तुम पागल हो? तुम्हें क्या करवा रहे हो? और सीओ उससे कहता है, लगता है इसका तुम पर ज़्यादा कुछ असर नहीं हुआ, शायद तुम्हारा डोमिनेंस स्टेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो है ना। और अगर तुम्हारे पास कोई रैलिक है तो मैं यही एडवाइस करूँगा, तुम उसे अभी यूज़ कर लो, क्योंकि ये पाउडर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी ली अपना रैलिक निकालती है और वो यूज़ करती है। और तभी वहाँ काफ़ी सारी वाटर वेव्स सीओ के पास आने की होती हैं, जो कि सीओ को बहाने में कैपेबल हो सकती थी। और ली कहती है, अब मेरी इस वाटर कैनन का स्वाद चखो। और सीओ से देखकर कहता है, सही है, ये भी काफ़ी बुरा नहीं है। और तभी उसका वो लॉ ऑफ हम्मुराबी वाला रैलिक आ जाता है और सीओ पर जो भी अटैक होने वाला होता है उस वाटर कैनन का, वो सारा अटैक रिफ्लेक्ट होके अपोजिट में ली पर ही लग जाता है। और सीओ कहता है, तो ये तुम्हारा हुआ अब। और ली उस रैलिक को देखकर हैरान होती है और कहती है, ये तो कोड ऑफ हामुराबी है। तभी सीओ अपनी सिल्वर एक्स निकालता है और ली पर हमला करने ही जा रहा होता है। और वो सिल्वर एक्स से कहता है, हमारे एनिमी जो कि मेरे फॉर्चून को ख़राब करने यहाँ आया है, इसे काट के रख दो सिल्वर एक्स। और तभी ली चिल्लाती है, नहीं रुको, मुझे माफ़ कर दो, मैं हार मानती हूँ। तभी सिंगू वहाँ आ जाता है, जो कि कहता है, सीओ तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम दिन के उजाले में किसी को ऐसे मारने वाले हो? और तभी सीओ कहता है, चिंता मत करो यार, ये इस हिट से मरने नहीं वाली, लेकिन हाँ, इससे ये वो सब कुछ खो बैठेगी जो भी इसके पास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। और ली काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और उसे देखकर साफ पता लग रहा होता है उसने अब सारी होप्स खो दी हैं। इसके बाद हमें सीईओ कौन दिखाया जाता है, जिसके आसपास पुलिस वगैरह होती है और उन्हें उस इंसिडेंट के बारे में पता लग गया होता है। और वो कहते हैं, हमें अभी एक कैफ़े एरिया के पास में एक्सप्लोजन की खबर आई है, जल्दी वहाँ चलो, ये काम टेररिस्ट का हो सकता है। और हमें पता लगा है कि वहाँ एक नेकेड वूमेन लोगों को परेशान कर रही है कैफ़े के पास। और बंदों को समझ नहीं आ रहा होता कि वो सब क्या है। सीईओ कौन भी ये सब बातें सुन लेता है और उसको समझ आ जाता है कि ये सारा काम फिर से सीईओ का है और उसने उसकी लॉयर को भी नहीं छोड़ा। इसके बारे में सीईओ दिखाया जाता है, जो कि ली का रैलिक उठा रहा होता है और कहता है, तो आखिर वो बात सच थी, कैसे एक छोटी सी चीज़ में स्पिरिट्स कैद हैं। ये उस लड़की का ही रैलिक है, पता नहीं इसमें कैसी एबिलिटीज़ होंगी। और सिंगू कहता है, हे आखिर ये चल क्या रहा है? और सीओ उससे कहता है, कुछ ही समय में तुम्हें पता लग जाएगा। तभी सीईओ को
किसी की आवाज़ आती है और वो वॉइस उससे कहती है, ह्यूमन, मेरी आवाज़ को फॉलो करो, यहाँ काफ़ी बड़ा डेंजर आने वाला है इसी लोकेशन पर जहाँ पर तुम अभी हो। और सीओ उससे कहता है, हे क्रो, क्या ये तुम हो? और सिंगू उसे देख रहा होता है और कहता है, क्रो, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम अब सही में मुझे डरा रहे हो यार। आखिर तुम ये हवा में किससे बतला रहे हो? और सीओ मन में कहता है, लगता है ये लोग अभी भी उसे नहीं सुन सकते। तभी क्रो फिर से कहता है, जल्दी यहाँ आओ। और सीओ कहता है, आखिर ये रैलिक किसे ऑर्डर दे रहा है? मुझे? बस भी करो अब। इसने मुझे बिना किसी एक्सप्लेनेशन के पास में भेज दिया और मेरी लाइफ को एक वीडियो गेम बनाकर रख दिया। आखिर ये चाहता क्या है? और अब तुम मुझे ऑर्डर देना चाह रहे हो? बस भी करो ये सब, छोड़ दो अब। और रोज से कहता है, तुम पछताने वाले हो। और सीओ गुस्से में मन में कहता है, मुझे हंसाना बंद करो। क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं एक रैली की बातों पर विश्वास करूंगा? और तभी सीईओ कौन वहाँ आ जाता है, जिसके आसपास से काफ़ी सारा ऑरा निकल रहा होता है उसके रैलिक्स का। और वो कहता है, तुमने सही में काफ़ी बड़ा सीन क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। तो तुम ही वो सीईओ हो, तो है ना? और उसे देखकर सीईओ से कहता है, ओ तेजुन वॉन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और सिंगू भी उसे देखता है और कहता है, ये तो सही में तेजुन कौन है? आखिर ये चल क्या रहा है? क्या हम ठीक रहेंगे ना यहाँ पर? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? और कौन कहता है, ये ये मेरा फर्स्ट टाइम है तुम्हारे फ्रेंड से मिलना, है ना? मैं हूँ तेजुन कौन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और तभी उसकी रैलिक्स की पावर की वजह से स्युंगवू और उसके दोस्तों को एक अजीब सी एनर्जी फील होती है और वो लोग खुद के पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे होते। उन पर एक अलग ही तरह का प्रेशर बन रहा होता है और वो कहता है, मैं हिल नहीं सकता। और सीईओ को भी पता लग जाता है कि ये सारा काम धाम सीईओ क्वॉन का ही है और वो उसके ऑरा को फील कर पा रहा होता है, जो कि क्वॉन की पूरी बॉडी में से निकल रहा होता है और वो सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। तभी सीईओ अपना रैलिक नाइफ निकालता है और क्वॉन के गर्दन पर लगाता है काफ़ी फुर्ती से और क्वॉन इसको रोक भी नहीं पाता। और सीईओ उससे कहता है, यहाँ काम खराब मत करो क्वॉन, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं भी पीछे नहीं हटूँगा। तुम्हें ह्यूमंस को डोमिनेट नहीं करना चाहिए और ख़ासकर उनको जो कि मेरे साथी हों। तो क्यों ना अब तुम ये सब रोक दो। और तभी कौन ये सब करना रोक देता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और कौन सीईओ से कहता है, तो सच में तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो कि तुम्हें यून और मेरी लॉयर भी नहीं रोक पाए। तुम्हारी स्किल्स जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छी हैं और तुम भी उन्हें हैंडल करने में काफ़ी सही हो। तो मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें ऐसे जाने दे सकता हूँ। मैंने एक भविष्यवाणी सुनी थी और उसमें था कि एक दिन आएगा जब पूरी दुनिया के लोगों को रैलिक्स के एक्सिस्टेंस के बारे में पता लग जाएगा। और सीईओ मन में कहता है, तो इसे उस फ्यूचर गाइड से फ्यूचर का एक ग्लिम्स मिल गया है। और कौन सीईओ से कहता है, लेकिन ये कोई भी सेंस नहीं बनाता, क्यों, है ना? और वैसे भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी इन रैलिक्स के साथ करनी है, तो मुझे उन सब को ख़त्म करना है जो भी इन रैलिक्स के बारे में जानते हैं। और वो अपनी एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है और सीईओ पे अटैक करने ही जा रहा होता है और वो कहता है, ये रीज़न इनफ होगा तुम जैसों को ख़त्म करने के लिए। और वो प्रेशर जो उस एनर्जी से निकल रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। स्युंगवू और उसके दोस्त उसे हैंडल तक नहीं कर पा रहे होते, लेकिन उसका असर सीईओ पे इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा होता। और सीईओ अब भी आराम से वहीं खड़ा होता है और कहता है, तो तुम इसे ऐसे आगे बढ़ाना चाहते हो? और तभी कौन काफ़ी हैरान होता है और कहता है, आखिर तुम यहाँ से गायब क्यों नहीं हुए? मैंने तो रैलिक का इस्तेमाल किया था तुम पर ताकि तुम यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। और तभी सीईओ अपने हाथ में उन रैलिक्स को दिखाता हुआ कहता है, तो क्या तुम इनकी बात कर रहे हो? और कौन कहता है, तुमने तुमने ये कब किया? और हमें पता चलता है कि सीईओ ने उसके उन रैलिक्स को तब चुराया जब वो उसे डरा रहा था नाइफ लगाकर। और सीईओ कहता है, मैं अपनी तारीफ़ तो नहीं करना चाहता, लेकिन सही में मैं ये काफ़ी आसानी से कर लेता हूँ, तो अब इन्हें मैं यूज़ करूँगा।